हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, सीटेट फरवरी 2026 को टारगेट करते हुए हमारी सीडीपी क्लासेस कंटिन्यू हैं एंड आज हम लोग टॉप 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। एंड इससे पहले वाली क्लासेस प्लेलिस्ट पूरी बनी है, नहीं देखा है तो देखिएगा, क्योंकि ये जो क्लासेस हम आपको करवा रहे हैं यहाँ से आप 100% सीटेट पास होंगे, चाहे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो या पहले आप एग्जाम दे करके थक चुके हों। अगर आप हमारी ये क्लासेस को फॉलो करते हैं, इनको देखते हैं, तो डेफिनेटली आपका सीडीपी में तो 30 आउट ऑफ 30 आप गेन करेंगे ही करेंगे। पूरे सीटेट में आप 130 प्लस का स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और बहुत बेहतरीन, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपके सामने। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है, निम्न में से क्या शारीरिक विकास में शामिल नहीं है? कौन है जो फिजिकल डेवलपमेंट में नहीं आता है? शारीरिक आकार और अनुपात में बदलाव, ये तो आपका शारीरिक आकार में अगर कोई बदलाव हो रहा है, अनुपात में कोई बदलाव हो रहा है, यानी कि चेंजेस इन बॉडी साइज, अगर बॉडी के साइज में कोई बदलाव हो रहा है तो ये तो फिजिकल डेवलपमेंट के ही अंतर्गत आएगा है ना। वेरी ठीक है, हमें नॉट ढूंढना है। शारीरिक प्रणाली का कार्य, शारीरिक जैसे आपका जो बॉडी सिस्टम है, आपका हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रीदिंग सिस्टम, ये भी आपका किस में आता है? बॉडी सिस्टम, यानी कि ये भी आपका फिजिकल डेवलपमेंट है भाई, ये भी आपके बॉडी से जुड़ा है, शारीरिक विकास है। प्रतिबोधिक और गतिशील कौशल, जो मोटर कैपेसिटीज होती हैं, चाहे वो फाइन मोटर स्किल हो जिसमें हमारी छोटी मांसपेशियों का यूज होता है, या ग्रॉस मोटर स्किल हो जिसमें बड़ी मांसपेशियों का यूज होता है, ये भी हमारे फिजिकल डेवलपमेंट से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, आ गया संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव। ये आपका किससे जुड़ा है? संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव, ये आपके इमोशंस से जुड़ा हुआ है, भावनाओं से जुड़ा है, ये आपके भावनात्मक विकास से जुड़ा है, शारीरिक विकास में शामिल नहीं है। कौन? ऑप्शन डी। ठीक है, अब जैसे यहां पे संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव, देखिए एक छोटा बच्चा होता है तो अपनी भावनाओं को दूसरी तरह से प्रकट करता है। जब बड़ा हो जाता है तो भावनाएं प्रकट करने का तरीका बदल जाता है। कैसे बदलता है? ये छोटा बच्चा है तो अपनी भावनाएं रो करके, चिल्ला करके, है ना, या मां से लिपट करके अपनी भावनाओं को प्रकट करता है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से प्रकट करना शुरू कर देता है, दूसरे की भावनाओं को समझना सीख लेता है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख जाता है। तो ये हमारा क्या है? संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव आ जाता है। जैसे जैसे बच्चे के अंदर इमोशनल डेवलपमेंट होगा, बच्चा अपने भावनाओं पर कंट्रोल करना सीखेगा और भावनाओं को आपके सामने रखने का तरीका भी बदल देगा। ओके, तो ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न लीजिए। कहता है, बच्चों के विकास का क्रम जन्म के समय निश्चित हो जाता है, पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है, एक समान है और सभी संस्कृतियों में विकास की गति समान होती है, पूरी तरह से अप्रत्याशित है क्योंकि यह अव्यवस्थित है। बताइए राइट क्या होगा? अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, विकास का क्रम क्या होता है? विकास का क्रम यह होता है भाई कि जैसे बालक है, सबसे पहले गर्दन संभालना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर घुटने के बल रेंगना सीखता है, उसके बाद खड़े होना, फिर चलना, फिर दौड़ना सीखता है। ये हो गया सीक्वेंस, ये हो गया कि बच्चे का क्रम। ओके, अब दुनिया में चाहे किसी कोने का बच्चा हो, यही क्रम फॉलो करेगा, यही सीक्वेंस फॉलो करेगा। लेकिन इंग्लिश में इसको कोर्स ऑफ डेवलपमेंट लिखा गया है। कोर्स ऑफ डेवलपमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे जो बच्चे की विकास की गति है उसमें भिन्नता मिलेगी, प्लस अब इसमें कोर्स ऑफ डेवलपमेंट में आपके सीक्वेंस की तो बात हो ही रही है, क्रम प्लस बच्चे की जो गति है, जो विकास की गति है। और जब कोर्स लग जाता है डेवलपमेंट के साथ में तो इसका मतलब कि बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, भावनात्मक विकास, सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो कोर्स ऑफ डेवलपमेंट जो है ये बदल सकता है। किसके माध्यम से? पर्यावरण के माध्यम से। जैसा बच्चे को एटमॉस्फेयर मिलेगा वैसे वैसे उसमें चेंजेस आते चले जाएंगे। ठीक है, जो सीक्वेंस अगर यहां पे होता तो सीक्वेंस फिक्स रहता है, लेकिन कोर्स ऑफ डेवलपमेंट मतलब विकास की गति में अंतर आएगा, पर्यावरण के माध्यम से उसमें चेंजेस आएंगे। ठीक है, अब भाई यहां पे जैसे हमने कह दिया कि जो क्रम है, पहले बच्चा गर्दन संभालेगा, बैठेगा, रेंगेगा, खड़ा होगा, फिर दौड़ेगा। अब इसमें तो अंतर नहीं आएगा, क्रम तो सेम रहेगा, लेकिन विकास की गति जो है उसमें भिन्नता मिलेगी। कोई बालक 10 महीने में चलना लग गया, कोई 12 महीने में, कोई 15 महीने में, कोई 18 महीने। तो इसके पीछे का कारण क्या होता है? इसके पीछे का कारण होता है पर्यावरण, कि बच्चे को कैसा एटमॉस्फेयर मिल रहा है, कैसी बच्चे की देखभाल हो रही है, कैसा सपोर्ट मिल रहा है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, खान पान कैसा है, उसको
कैसे अवसर मिल रहे हैं, ये सब मैटर करता है। तो इसकी वजह से रेट ऑफ ग्रोथ यानी कि विकास की गति में भिन्नता देखने को मिलती है। किसकी सहायता से? पर्यावरण के माध्यम से। पर्यावरण से उचित सहायता के साथ जो बच्चे के विकास का क्रम है उसको बदला जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए दिया गया है कि क्रम जो है वो सिर्फ सीक्वेंस नहीं है, यहाँ पे क्रम के साथ में बच्चे का जो बाकी डेवलपमेंट है उसको भी इंक्लूड किया गया है। तो क्रम तो नहीं बदल सकते, लेकिन जो बाकी डेवलपमेंट है बच्चे का वो बदल जाएगा। ठीक है, अब भाई जैसे कह दिया कि पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है। बिल्कुल भाई, बच्चे को अच्छा पोषण दे करके, अच्छा माहौल दे करके उसको सीखने के अवसर दीजिए आप, है ना। अब भाई कोई बच्चा है वो अगर वो देरी से बोलना सीख रहा है, मान ली एक बच्चा देरी से बोलना सीखता है और जो दूसरा जल्दी बोलना सीख गया, इसका मतलब है कि उसको उसके साथ ज़्यादा बातचीत की गई है, उसको प्रैक्टिस करवाया गया है ना। तो जिस बच्चे से अधिक बातचीत की जाती है उसकी भाषा जल्दी डेवलप हो जाती है। कमजोर बच्चा भी अच्छे वातावरण में अच्छा बन जाता है। तो वातावरण जो है बच्चे के विकास में परिवर्तन लेकर के आता है। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न नीचे कहता है समाजीकरण की प्रमुख प्राथमिक संस्था कौन सी है। तो भाई आपको पता है कि बच्चा सबसे पहले परिवार के साथ ही रहता है। जो भी कुछ बोलना, खाना, व्यवहार करना, दूसरों से बात करना, ये सब परिवार ही तो सिखाता है ना। इटिकेट, मैनर्स, हैबिट्स, लैंग्वेज सबसे पहले परिवार से ही आते हैं। बाकी चाहे वो स्कूल हो, दोस्त हो, सरकार हो, पुस्तकालय, ये सब चीजें बाद की संस्थाएं हैं। समाजीकरण की प्राथमिक प्रमुख संस्था परिवार है। कौन है? परिवार, फैमिली। ओके, इतनी बात क्लियर है। अगला प्रश्न नीचे कहता है किस चरण में बच्चे निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं और सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं? संवेदी चालक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में? प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि किस उम्र या किस स्टेज में जो बालक है वो दो काम करता है। पहला, निगमनात्मक तर्क कर पाता है, यानी कि किसी नियम या सिद्धांत से सही कंक्लूजन निकाल पाता है। दूसरा, जो सामाजिक मुद्दे हैं उनमें वो इंटरेस्ट दिखाता है। जैसे सामाजिक मुद्दे, न्याय, समानता, समाज में क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि बच्चे के विकास के किस चरण में उनकी सोच इतनी डेवलप हो जाती है कि वे तार्किक ढंग से निष्कर्ष निकाल सकें और समाज के बड़े बड़े मुद्दों पर भी सोच सकें, है ना। जैसे सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक मुद्दों पर भी विचार कर पाते हैं। ठीक है, तो वो ये सब किस स्टेज में आता है? क्या ये सब बच्चे के अंदर 0 से 2 साल में आ जाता है, या फिर ये 2 से 7 साल में आता है? क्या ये सब 7 से 11 साल में आ जाता है, या फिर ये 11 प्लस में जब बच्चा पहुंचता है 11 से 15 वर्ष का तब आता है? तो ये जो बच्चे के अंदर निगमनात्मक तर्क और जो सामाजिक मुद्दों में जो इंटरेस्ट है बच्चे के अंदर, वो जब 11 से 15 वर्ष का बच्चा होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में पहुंचता है, यहाँ बच्चे की लॉजिक पावर डेवलप होती है और बच्चा ये सब चीज़ें सोचना, सीखना शुरू कर देता है। यहाँ बालक सोचने लगता है कि जैसे जो समाज के मुद्दे हैं कि अगर सरकार टैक्स घटा दे तो क्या होगा, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा, समानता और न्याय का क्या अर्थ होता है। ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर, जब बच्चा 11 से 15 वर्ष का होता है तो यहाँ पे आ जाती हैं, क्योंकि प्याजे भी कहते हैं कि यहाँ पे बच्चा वैज्ञानिकों की तरह तार्किक सोच रखता है। ठीक, अच्छा, अब ये जो संवेदी चालक अवस्था, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन डी राइट हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं संवेदी चालक अवस्था की, जो कि 0 से 2 साल की है। ठीक है, यहाँ बालक अपने सेंस ऑर्गन के माध्यम से, सेंस ऑर्गन जैसे आपकी जीभ, त्वचा, आंख, कान, नाक, ये सब क्या है? सेंस ऑर्गन है। इनके माध्यम से दुनिया को समझ रहा होता है। चीज़ों को देख करके, छू करके, सुन करके, टेस्ट करके, चख करके समझने की कोशिश करता है। जो चीज़ पाता है उठा करके मुंह में रख लेता है सीधे। और सबसे बड़ा गुण यहीं पे बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आता है। वस्तु स्थायित्व भी यहीं आ जाता है ना। मतलब शुरुआत में बच्चे को लगता है कि जो चीज़ उसके आंखों के सामने नहीं है वो खत्म हो गई है, यानी कि वो दुनिया में नहीं है। लेकिन जब बच्चा 8 से 12 महीने में पहुंचता है ना, 8 से 10-12 महीने का बच्चा होता है, बच्चा जान जाता है कि चीजें दिख ना रही हो फिर भी मौजूद होती हैं। कोई 1 साल का बच्चा हो आपके घर में, टेस्ट करके देखो, जो उसके हाथ में चीज हो लेकर के पर्दे के पीछे छिपा दो। देखो बच्चा अगर चल रहा है तो दौड़ के जाएगा, अगर घुटने के बल है तो रेंग करके जाएगा, पर्दे के पीछे से चीज उठा लाएगा, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण यहाँ पे आ जाता है। बाकी जो ये आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज है 2 से 7 साल की, यहाँ बच्चे के अंदर कुछ महत्वपूर्ण गुण डेवलप हो जाते हैं, जैसे एनिमिज्म, जीववाद, सिंबॉलिक थॉट, प्रतीकात्मक सोच, इगोसेंट्रिज्म, बच्चा आत्म केंद्रित होता है।
और जब बच्चा यहाँ पे 7 से 11 साल का होता है, यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, इरिवर्सिबल थिंकिंग बच्चे के अंदर आ जाएगी। ठीक है, ये सब हमने खूब आपको समझाया हुआ है। प्रश्न क्लियर होता है, ऑप्शन डी के साथ में हम चले जाएंगे। मैं एक बार आपको जरूर एक बार रोज रिपीट करा देता हूँ ये चीज़ें, ताकि आप भूले नहीं। ओके, प्रश्न कहता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना है। क्या आलोचना है बताइए? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख आलोचना क्या है? उन्होंने बच्चों को सक्रियकर्ताओं के रूप में नहीं देखा। गलत बात। उन्होंने बच्चों को सक्रियकर्ताओं के रूप में देखा है। वो कहते हैं कि बच्चा एक्टिव लर्नर है, बच्चा एक लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है, बच्चा खुद करके सीखता है, बच्चा अपने ज्ञान का खुद निर्माता है। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने सक्रियकर्ताओं के रूप में नहीं देखा है, ये गलत बात है, ये इनकी कोई आलोचना नहीं है, ऐसा उन्होंने किया है। उन्होंने अधिगम्य भाषा की बहुत महत्वपूर्णता प्रस्तुत की, ऐसा भी नहीं है। भाषा की बहुत महत्वपूर्ण जो माना है वो वाइगोत्स्की ने माना है, जीन पियाजे ने नहीं माना है। उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा। ये बात तो ठीक है कि जीन पियाजे ने बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में समाज और संस्कृति का जो प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर, उसको ध्यान में नहीं रखा है, उसकी बात ही नहीं की उन्होंने, बात तो ठीक है। उन्होंने इनाम और सजा के प्रयोग की बहुत ज़्यादा प्रमुखता दी है, ऐसा नहीं है। इनाम और सजा की बात आपके कौन करेंगे? व्यवहारवादी करेंगे, जिसमें आपके पावला और स्किनर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इनकी आलोचना है कि पियाजे ने बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो समाज और संस्कृति का प्रभाव पड़ता है उसको ध्यान में नहीं रखा, उसको इग्नोर कर दिया। ये हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अगला प्रश्न नीचे कहता है पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? कौन है जो संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता? नॉट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एक्टिविटी नहीं निभाता है, अन्वेषण नहीं निभाता है, भाषा या जैविक परिपक्वता। बताइए राइट आंसर क्या होगा? बात हो रही है किसके अनुसार? बात हो रही है जीन पियाजे के अनुसार। तो जीन पियाजे ने जो है कि बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में लैंग्वेज को इंपॉर्टेंट नहीं माना है। ठीक है, इन्होंने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में किसको महत्वपूर्ण नहीं माना है? भाषा को महत्वपूर्ण नहीं माना है। भाषा को महत्वपूर्ण कौन मानेंगे? भाषा को महत्वपूर्ण मानने वाले आपके वाइगोत्स्की हैं, जो कहते हैं कि बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वाइगोत्स्की कहेंगे। ठीक है, पियाजे भाषा को इंपॉर्टेंट नहीं मानते। बाकी पियाजे ने बच्चे के अंदर एक्टिविटी को बहुत महत्व दिया है, अन्वेषण, बच्चा एक्सप्लोर करता है, प्रयोग करके देखता है, चीज़ों को खोजता है, इसको महत्व दिया है। जैविक परिपक्वता को बहुत महत्व दिया है। जैविक परिपक्वता मतलब क्या है? जैसे जैसे बच्चा फिजिकली या मेंटली मैच्योर होता जाता है वैसे वैसे उसका डेवलपमेंट अपने आप होता जाता है। इसी को बायोलॉजिकल मैच्योरेशन कहते हैं। ठीक है भाई, बच्चा जब छोटा होता है उसका ब्रेन पूरी तरह डेवलप नहीं होता, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ उसका जो दिमाग है धीरे धीरे डेवलप होता जाता है, तो मैच्योर होता जाता है। तो जैसे जैसे ब्रेन मैच्योर होगा, बच्चा ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं उनको समझने लग जाएगा, तर्क करने लग जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्यूशन आ जाएगा उसके अंदर, लैंग्वेज को समझने लग जाएगा, तो ये सब काम बेहतर करने लग जाएगा जैसे जैसे उसके अंदर मैच्योर बच्चा होता जाएगा। जैसे हम लोग हैं, हम लोग जब मान लीजिए हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन में थे, हम लोग को इतनी अकल नहीं थी, है ना, कुछ भी कर बैठते थे, उल्टे सीधे काम, लड़ाई दंगा करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग मैच्योर होते गए, हमारे अंदर समझ आती गई, अब हम लोग बातों से ही समझ जाते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मैच्योर जैसे जैसे हम लोग होते जाएंगे या बच्चे होते जाते हैं, उनके अंदर समझ आती जाती है। इसकी बात भी पियाजे ने की है, लेकिन भाषा की कोई बात नहीं की उन्होंने। ठीक है, भाषा को बहुत अहम नहीं माना है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में। अगला प्रश्न लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि कोहलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के 5वें चरण, किसकी बात हो रही है? 5वें चरण की बात हो रही है। हमने आपको खूब कोहलबर्ग को पढ़ाया है, रोज समझाते हैं एक बार। 5वें चरण सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में व्यक्ति यह मानते हैं कि, हम ऑप्शन पढ़ते हैं, आप पहले देख लीजिए कि आंसर क्या राइट होगा, फिर हम बताते हैं, समझाते भी हैं आपको। अपने आप को चेक कीजिए कि क्या राइट हो जाएगा इसका। किसी क्रिया के भौतिक परिणाम ही उसकी अच्छाई या बुराई निर्धारित करते हैं। क्या ये 5वें चरण की बात हो रही है? नियमों का पालन करने के बदले में किसी प्रकार का लाभ मिलना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करना और उनका पालन करना आवश्यक है। या नैतिक निर्णय स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए हम बताते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा, किसी क्रिया के भौतिक परिणाम ही उसकी अच्छाई या बुराई निर्धारित करते हैं। ये आपका फर्स्ट लेवल है। कौन सा है? फर्स्ट लेवल, और ये फर्स्ट स्टेज है आपकी। ठीक है, पहला लेवल, पहला ही चरण है ये, और जिसको हम प्री कन्वेंशनल मोरलिटी या मोरल लेवल कहते हैं।
जिसको हम पहला जो चरण होता है उसको हम आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास भी कहते हैं। यहाँ बालक मानता है कोई भी काम है तो उसकी अच्छाई या बुराई उसके परिणाम के आधार पर तय करता है बालक। अगर किसी काम को करने के लिए इनाम मिल रहा है मतलब काम अच्छा है, और यदि दंड मिल रहा है तो काम बुरा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेज होती है। भौतिक परिणाम तय करते हैं कि काम अच्छा है कि बुरा है, तो ये तो नहीं है। नियमों का पालन करने के बदले में किसी प्रकार का लाभ मिलना चाहिए, ये आपका फर्स्ट लेवल का सेकंड स्टेज है। ठीक है, जहां बालक स्वलाभ मानसिकता बालक के अंदर होती है और बालक अपना फ़ायदा देखता है। नियमों का पालन, बालक यहाँ सोचता है कि नियमों का पालन तभी करना चाहिए जब बदले में कोई लाभ मिले। ठीक है, यानी कि यहाँ बालक का व्यक्तिगत उद्देश्य होता है। ये आपका सेकंड स्टेज है, फर्स्ट लेवल की सेकंड स्टेज है। चलिए ऑप्शन सी देखिए, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करना और उनका पालन करना आवश्यक होता है। ये आपका स्टेज 4 है प्यारे दोस्तों। कौन सी है? ये है आपका स्टेज 4। ठीक है, लेवल सेकंड का स्टेज 4 है। यहाँ पे बालक जो है कि समाज को सर्वोच्च मानता है एंड सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का पालन करना यहाँ पे बालक आवश्यक समझता है। ठीक है, बालक यहाँ समझता है कि समाज में जो नियम और कानून बनाए गए हैं उनका पालन करना जरूरी है, क्योंकि अगर लोग नियम नहीं मानेंगे तो समाज में एक अराजकता, अनुशासनहीनता, अव्यवस्था फैल जाएगी। तो नियम सब पर बराबर लागू होते हैं, ऐसा बालक यहाँ सोचेगा स्टेज 4 में। नैतिक निर्णय स्वयं खुद चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए। ये आपका 5वां चरण है। ठीक है, यानी कि जो लास्ट चरण है उससे एक स्टेप पहले। कौन सा स्टेज है ये 5th स्टेज है आपका। ठीक है, यहाँ व्यक्ति खुद सोच करके तय करता है कि क्या सही है क्या गलत है। बालक यहाँ खुद के चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के आधार पर तय करता है, दूसरों के कहने पर या सिर्फ कानून देकर के डिसीजन नहीं लेता। इसमें व्यक्ति कानून से ऊपर उठ करके जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, मानवीय मूल्य हैं और अपने चुने हुए जो नैतिक सिद्धांत होते हैं उनको महत्व देता है। वही डिसीजन लेता है जो समानता, न्याय और मानव अधिकार के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, और इसको कहते हैं आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। और यहाँ जो है कि बालक सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन देखिए यहाँ लिखा भी है। तो यहाँ बालक ये समझने लगता है कि नियम और कानून समाज के भले के लिए बनाए गए हैं, लेकिन अगर किसी को उस नियम से कोई नुकसान हो रहा है तो उनको परिवर्तन भी किया जा सकता है उसमें। अगर कोई नियम न्याय, मानव अधिकार या लोगों के हित के विरुद्ध जाता है तो उसे बदला भी जा सकता है, तोड़ा भी जा सकता है। अब जैसे रेड लाइट है, रेड लाइट क्या है? एक नियम है कि वहां पे गाड़ी आपकी स्टॉप होगी, रेड लाइट है। लेकिन यहाँ पे बालक कहता है कि अगर रेड लाइट तोड़कर किसी की जान बच सकती है तो उसे वहां पे तोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो ये व्यक्ति यहाँ पे सोच रखता है। ये आपका 5th स्टेज है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। बाकी ऑप्शंस मैंने बता दिए कि कौन सा ऑप्शन किस लेवल का है, किस स्टेज का है। इतनी बात ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न लीजिए। यह विचार कि बच्चों के सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता और मार्गदर्शन देना चाहिए, किसने प्रस्तुत किया था? किसने कहा कि बच्चों के लर्निंग में, यानी कि बच्चे के उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता और मार्गदर्शन देना चाहिए? हार्वर्ड गार्डनर ने, लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन पियाजे या लेव वाइगोत्स्की? तो देखिए, समाज और संस्कृति के संदर्भ की बात कौन करते हैं? सिंपल सी बात है, समाज और संस्कृति की बात करते हैं वाइगोत्स्की। ठीक है, वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे के सीखने में उनका सांस्कृतिक संदर्भ है, बच्चों को चीज़ों को उनके कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड करके, उनकी सभ्यता, संस्कृति, समाज से जोड़ करके पढ़ाइए, है ना। और बच्चे को उसी से रिलेटेड हमें क्या करना है? मार्गदर्शन देना है, गाइड करना है। किसने कहा? लेव वाइगोत्स्की ने। ओके, बाकी हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है आपको पता ही है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है इन्होंने, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है इन्होंने, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है इन्होंने, जो सोशल एंड कल्चरल थ्योरी दी है। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न नीचे कहता है, विद्यार्थियों को संकेत और इशारे देना, सोच विचार की प्रक्रियाओं को मॉडल करना किसके उदाहरण हैं? अनुकूलन, विलंबित अनुसरण, रटकर स्मरण या फिर पाठ? ये किसके उदाहरण हैं? तो ये हमारे स्कैफोल्डिंग यानी कि पाठ के उदाहरण हैं, क्योंकि पाठ इसमें जो है इसकी बात करते हैं वाइगोत्स्की। कौन करते हैं इसकी बात? वाइगोत्स्की करेंगे। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे को थोड़ा संकेत और इशारे दे करके हेल्प करो। अगर बच्चा किसी सवाल में, किसी प्रॉब्लम को हल करते समय फंस रहा है तो टीचर को या उसके वयस्क को क्या करना चाहिए? बच्चे को थोड़ा
टेम्पररी हेल्प दे देनी चाहिए, संकेत के माध्यम से, इशारे के माध्यम से उसको गाइड कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पाठ या ढांचा के अंतर्गत आता है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुकूलन। अनुकूलन ये पॉइंट हमारे व्यवहारवादियों ने दिया है, बिहेवियरिज्म का है। अगर यहाँ पे कंडीशनिंग लिखा है मतलब ये स्किनर पावलोव के साथ में जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है कि अगर एडॉप्टेशन लिखा होता तो ये जीन पियाजे के साथ में जाता, हालांकि है तो गलत। विलंबित अनुसरण का मतलब क्या होता है? विलंबित अनुसरण का मतलब होता है कि जब कोई काम बच्चा अभी सीख रहा है और उसको घंटे 2 घंटे बाद कर रहा है, ठीक है, उसे कहते हैं डिलेड इमिटेशन। मतलब जब बालक किसी भी क्रिया को तुरंत नहीं बल्कि कुछ समय बाद याद करके उसको रिपीट करता है, दोहराता है या वैसा ही करने का प्रयास करता है, तो इसे डिलेड इमिटेशन कहते हैं, यानी बाद में निकल करना। ठीक है भाई, अब बच्चे ने आपको सुबह कुछ आपने बच्चे को सुबह कुछ करना सिखाया और बच्चा फिर जो है कि कुछ घंटे बाद अकेले वही करके देख रहा है, तो ये डिलेड इमिटेशन हो जाएगा। ठीक है, टीचर ने कक्षा में एक एक्टिविटी करके दिखाई, बच्चा घर जा करके उसी तरह दोहरा रहा है, डिलेड इमिटेशन हो जाएगा। ठीक है, और बालक टीवी पर किसी को नाचते हुए देखता है फिर बाद में वही डांस करने लगता है, तो ये डिलेड इमिटेशन हो जाएगा। ठीक, रेक्टिफिकेशन की बात होगी नहीं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी के साथ में चले जाएंगे। अगला प्रश्न लीजिए, बड़ा बढ़िया। एक प्रगतिशील कक्षा में, प्रगतिशील कक्षा मतलब बाल केंद्रित शिक्षा की बात हो रही है, जहां बच्चे को ध्यान में रखा जाएगा और बच्चे की रुचि, क्षमता, योग्यता, जरूरत को ध्यान में रखा जाएगा, चीजें बच्चे के अनुसार जाएंगी। एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार काम कर पाएं। बात तो ठीक लिखी है। शिक्षक सभी सीखने सिखाने का केंद्र होता है, टीचर सेंटर होता है, या पाठ्यपुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है, या सभी सीखने सिखाने का केंद्र परीक्षाएं होती हैं? क्या होगा भाई इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं। बच्चे ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो मीनिंगफुल हैं, ठीक है, जो उनको आगे भी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न मतलब बच्चा यहाँ पे सिर्फ किताब पढ़ करके या सुन करके नहीं सीख रहा है, बल्कि कुछ ऐसी कुछ वास्तविक, रोचक और उपयोगी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है जो उनके लाइफ से जुड़ी हो, है ना, और जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार काम कर पाए। यानी हर बालक अपनी क्षमता, रुचि और गति के अकॉर्डिंग काम करता है, मतलब किसी पर कोई ज़बरदस्ती दबाव नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। टीचर सभी सिखाने का केंद्र नहीं होता और पाठ्यपुस्तक ही एकमात्र स्रोत नहीं होता, सभी सीखने सिखाने का केंद्र परीक्षाएं भी नहीं होती। फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न नीचे कहता है, डैश वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वरों, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं जिसे पहचानने में दूसरे गलती कर जाएंगे। बताइए कौन से व्यक्ति, किस बुद्धि के लोग होते हैं, किस बुद्धि के लोग स्वर, लय, ताल की अच्छी समझ रखते हैं? लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस वाले, या बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस वाले, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाले, या म्यूजिकल इंटेलिजेंस वाले सुर, लय, ताल की अच्छी समझ रखते हैं? तो आपको पता है जिसके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस होगी, जिसको म्यूजिक का ज्ञान होगा, संगीत का ज्ञान होगा, उसे ही स्वर, लय, ताल का ज्ञान होगा और इनके बीच वो अंतर भी कर पाएगा। बाकी लोग इसमें गलती कर जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बाकी जो लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस वाले हैं ये मैथ्स में अच्छे होते हैं, रीजनिंग में अच्छे होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छे होते हैं, है ना। बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति जैसे एक्टर, डांसर, प्लेयर, है ना, इनका अपनी बॉडी पर बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाले जिसके अंदर ये बुद्धि ज़्यादा होती है, ऐसे व्यक्ति दूसरे के भावों, विचारों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। प्रश्न के अनुसार हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ में। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। चलिए प्यारे दोस्तों, मैं आपसे एक बात कह दूं कि भले ही हम डिजिटल बोर्ड पे आपको नहीं पढ़ा पा रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड पे नहीं पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन जैसे भी आपको पढ़ा रहे हैं बेहतर सिखाने का प्रयास है। कहीं पर कोई कमी नहीं, समझाने में कोई कमी नहीं, एक एक शब्द को मैं आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ, हर एक सेंटेंस को विकल्प को मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। तो प्लीज़ आप थोड़ा सपोर्ट करें और हमारी क्लासेस मैं डेफिनेटली कहता हूँ अगर आप देख लेते हैं सब तो ज़रूर आप 130 प्लस का स्कोर कर पाएंगे। कंटिन्यू रोज़ शाम को 6 बजे हमारी क्लासेज होती हैं, तो आप शाम को 6 बजे हमारी क्लास को अटेंड करें। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा क्या है? वाइगोत्स्की आपको पता ही है, वाइगोत्स्की ने बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भाषा को बहुत इंपॉर्टेंट माना है कि भाई भाषा के माध्यम से बच्चे का जो है मानसिक विकास होता है। चलिए, क्या संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं है? ऐसा नहीं, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट माना है।
संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है, संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है भाषा, या संज्ञानात्मक विकास के पीछे रहती है। सिंपल सी बात है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है। क्या है? बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाई बच्चा भाषा के जरिए सोचता है, समझता है, प्रॉब्लम्स को हल करना सीखता है और दुनिया को समझता है। यानी भाषा जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की नींव है। तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट माना है भाषा को। इन्होंने कहा जो लैंग्वेज है ये एज अ टूल काम करती है, एक एज अ उपकरण काम करती है। अगला प्रश्न नीचे कहता है माध्यमिक स्कूल के टीचर्स के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करें। मतलब टीचर जो है वो बच्चों को इस योग्य बनाए कि मीडिया में जो भी जेंडर रूढ़िवादिता चल रही है बालक उसको सही गलत को पहचान पाएँ, उसकी आलोचना कर पाएँ। ठीक है, आलोचनात्मक रूप से देखें कि क्या सही दिखाया जा रहा है, क्या गलत दिखाया जा रहा है, ये योग्यता बच्चे के अंदर डेवलप हो। ठीक है, ये टीचर का प्रयास है यहाँ पे। ओके, और इसको और सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूँ तो टीचर्स को चाहिए कि वे बच्चों को ये सिखाएं कि जो मीडिया है हमारी, चाहे वो टीवी हो, सोशल मीडिया हो, मोबाइल फ़ोन हो, या जो हमको विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं, जो फिल्में दिखाई जा रही हैं, उनमें लड़कों और लड़कियों के बारे में जो पुरानी गलत और जो एक उनकी जो लिमिटेड जो छवि जो दिखाई जा रही है, उन्हें समझदारी से बालक पहचान सके, उनकी आलोचना कर सके। इस योग्य हमें बच्चों को बनाना है। तर्क आर कहता है कि मीडिया समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण संस्था है। भाई बात बिल्कुल ठीक है। मीडिया मतलब आपका जो भी अखबार पेपर है, सोशल मीडिया है, मोबाइल टीवी है, ये इसका हमारे समाज पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बच्चों को इस योग्य बना दें कि वो मीडिया में जो कुछ दिखाया जा रहा है, जो जेंडर रूढ़िवादिता दिखाई जा रही है, बच्चे उसका क्या करें? आलोचनात्मक रूप से इसको देख पाए, बालक ये भेद कर पाए कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि मीडिया हमारे समाज पर बहुत गहरा प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बात बिल्कुल ठीक है। ए और आर दोनों ही ऑप्शन सही हैं। आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है ए की, ए जो है वो आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है, क्योंकि समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण संस्था है मीडिया। इसलिए मीडिया को बालक कैसे देखे? आलोचनात्मक रूप से देखे कि क्या हमको सही दिखाया जा रहा है, क्या गलत दिखाया जा रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न लीजिए, बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी कौन सा कथन है जो सही नहीं है। आकलन की बात हो रही है भाई, आकलन की। ठीक है, चलिए, आकलन से बच्चों की तैयारी को परखने में मदद मिलनी चाहिए। हाँ बिल्कुल मिलती है भाई। बच्चों का हम आकलन करते हैं, उसे पता लगता है कि बच्चा कैसे सीख पा रहा है, कहाँ कमी रह गई है, चीज़ों को समझ रहा है, नहीं समझ रहा है। अच्छी बात है ये। ठीक है, हमें गलत ढूंढना है। आकलन से चिंता और भय पैदा करने में मदद मिलनी चाहिए। नहीं, चिंता और भय ये तो कभी पैदा नहीं करेंगे हम किसी कंडीशन में। मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। ये भी अच्छी बात है। अगर आप बच्चे का असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन आकलन कर रहे हैं तो अलग अलग साधन का उपयोग करके बालक का मूल्यांकन कीजिए। अगर कोई बालक लिख नहीं पा रहा है तो उससे सिर्फ ओरल टेस्ट ले लो। ठीक है, कोई बच्चा किसी को दिखाई नहीं पड़ता, उससे आप ओरल टेस्ट ले लो। ओके, या एक्टिविटीज करा करके बच्चे का टेस्ट ले लो, और ब्लैक बोर्ड पे टेस्ट ले लो, या लैब में ले जाकर के अगर आप कुछ साइंस का टेस्ट लेना चाहते हैं उससे ले लो। अलग अलग तरीके से टेस्ट लो, सिर्फ रिटन टेस्ट मत लो। ठीक है, ये भी अच्छी बात है। मूल्यांकन में सहकर्मी और स्वमूल्यांकन शामिल होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। यानी कि सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट मतलब होता है बच्चे का खुद अपना मूल्यांकन करना, कि बच्चा खुद अपना मूल्यांकन कर पाए, मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ, मैं क्या सीख पा रहा हूँ, नहीं सीख पा रहा हूँ, कहाँ मुझे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, कौन सा टॉपिक मेरा ज़्यादा वीक है, मुझे कहाँ पे ज़्यादा टाइम देना चाहिए। बच्चा अपना मूल्यांकन खुद कर पाए। ठीक है, और पीयर असेसमेंट मतलब है कि बच्चों का एक दूसरे का मूल्यांकन करना, कि बच्चे एक दूसरे का मूल्यांकन करें, दोस्त आपस में एक दूसरे का मूल्यांकन करें, एक दूसरे की कॉपी चेक करें, यानी कॉपी देखें, या कोई बच्चा सवाल लगा रहा है तो उसको समझाए कि ये तुम्हारा सवाल यहाँ पे गलत है, इसको ऐसे लगाना चाहिए। एक दूसरे का मूल्यांकन करो। वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी सही है। गलत क्या हो जाएगा भाई? ये ऑप्शन हमारा राइट नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, आकलन का उद्देश्य क्या है? बच्चों की प्रोग्रेस को समझना, सीखने में हेल्प करना, उनकी तैयारी का पता लगाना होता है, ना कि उनके अंदर
डर, तनाव या भय पैदा करना। ऑप्शन बी बेस्ट ऑप्शन है हमारा। अगला प्रश्न, आकलन सीखने से कैसे जुड़ा है ये बताइए। फिर आकलन का ही क्वेश्चन है, कैसे जुड़ा है? आकलन और सीखने के बीच कोई संबंध नहीं है। संबंध कैसे नहीं है भाई? संबंध है, क्योंकि आकलन जब बच्चे का करेंगे तो हमें पता लगेगा कि बच्चा कहाँ कमजोर है, कौन सी चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना, तो हम बच्चे को गाइड कर पाएंगे। तो आकलन और सीखना गहराई से जुड़ा हुआ है भाई। आकलन सीखने के अंत में होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, आकलन सीखने के अंत में नहीं, आकलन सीखने के दौरान होना चाहिए। अंत में तो फिर आपका वो समेटिव असेसमेंट हो जाएगा कि पूरे साल पढ़ाया, लास्ट में एग्जाम करा लिया, नंबर्स दे दिए, ग्रेड दे दिया, बात खत्म। नहीं, आकलन सीखने के दौरान भी होना चाहिए। जब आप क्लास में टीचर के चैप्टर पढ़ा रहे हो, उसमें भी बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चंस पूछते रहें कि हमने अभी क्या बताया था, या इस पैराग्राफ को क्या समझाया था, या इस शब्द का क्या मतलब बताया था, ऐसे भी पूछते रहो। आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। ये तो बात ठीक है, बहुत अच्छी बात लिखी है कि आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। सीखने को मूल्यांकन के आधार पर निर्देशित किया जाना चाहिए? नहीं नहीं, मूल्यांकन मार्गदर्शन देता है। सीखना केवल उसी पर निर्भर नहीं रहता। मूल्यांकन क्या करता है? मूल्यांकन हमको गाइड करता है, मार्गदर्शन देता है। ठीक है, तो अब इसमें राइट क्या है, कैसे जुड़ा है? आकलन सीखने के आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। ये ऑप्शन सही है, बाकी आपके सारे ही ऑप्शन यहाँ पे हो जाते हैं गलत। ठीक है, तो आकलन को सीखने की प्रक्रिया का क्या होना चाहिए? एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है, यानी सीखने के दौरान ही आकलन होता रहता है, ताकि टीचर और छात्र दोनों जान सकें कि कहाँ सुधार की जरूरत है। और इसे फिर हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, यानी निरंतर या समग्र मूल्यांकन भी कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? कहता है, देखिएगा, कहता है कि विद्यालयों में समावेशी शिक्षा को क्या करना चाहिए? किसी व्यक्ति या समूह विशेष के प्रति दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप उपजी भेदभावकारी और बहिष्कारी गतिविधियों को दूर करने का उद्देश्य रखना चाहिए, या समावेशी शिक्षा को विशेष अधिगम आवश्यकताओं वाले बच्चों के समूह की पहचान करनी चाहिए, उनका वर्गीकरण करना चाहिए, उन्हें उचित रूप से लेबल करना चाहिए, या उन्हीं बच्चों के लिए विशेष शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए जो सामान्य नहीं है, या बच्चों को उनकी एकेडमिक योग्यता जो भी है उनकी, उसके आधार पर उनका पृथक्करण यानी अलग थलग करना चाहिए। क्या होगा इसका राइट आंसर भाई? तो हम आपको बताते हैं, देखिएगा। समावेशी शिक्षा को, अब यहाँ पे पृथक्करण आ गया, एकेडमिक योग्यता के आधार पर हम बच्चों का पृथक्करण नहीं। समावेशी शिक्षा कभी किसी बच्चे के अलग थलग होने की बात नहीं करती है, सेग्रेगेशन की बात नहीं करेगी। ये कहता है कि समावेशी शिक्षा उन्हीं बच्चों के लिए विशेष शिक्षा का प्रावधान करे जो सामान्य नहीं है। नहीं, चाहे जो बच्चा हो, जैसा भी बालक हो, समावेशी शिक्षा सबको गले लगाती है। ठीक है, हर बच्चा समान रूप से सीख सके, चाहे उसकी क्षमता, उसकी भाषा, बैकग्राउंड, कोई भी अंतर क्यों ना हो, सबको जो है जोड़ करके पढ़ाती है। ये भी गलत है। विशेष अधिगम वाले बच्चों को पहचाने और उनका वर्गीकरण करे, लेबल करे, उनका नामकरण करे, नहीं, ये काम समावेशी शिक्षा का नहीं है। हाँ, समावेशी शिक्षा जो है किसी व्यक्ति या समूह के प्रति दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप उपजी जो भी भेदभाव और जो बहिष्कारी गतिविधियां हैं उनको दूर करने का उद्देश्य है समावेशी शिक्षा का। ठीक है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो भी भेदभाव, अलगाव या लेबलिंग या जो बहिष्कार है उसको समाप्त करना है, ताकि हर बालक एक समान रूप से सीख सके, चाहे उसकी जो भी योग्यता, क्षमता हो, जो भी भाषा बोलता हो, चाहे जिस बैकग्राउंड से आया हो, चाहे किसी भी प्रकार का अंतर हो। ठीक है, तो क्या है, समावेशी शिक्षा सबको सिखाती है ना। और इसीलिए ऑप्शन हमारा ए सही है, क्योंकि ये सीधे यही कह रहा है कि भेदभाव और बहिष्कारी जो गतिविधियां हैं उनको दूर करना चाहिए। ऑप्शन ए हमारा राइट हो गया। आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न 17 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, टीचर बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। रचनात्मक रूप से सोचने का मतलब है कि बच्चे थोड़ा क्रिएटिव सोचें, कुछ नया सोचें, है ना, अलग अलग प्रकार के नए प्रकार के विचार अपने अंदर लेकर के आएँ। ठीक है, ये होता है क्रिएटिव। इसके लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर, ये तो बात ठीक है, ऐसे तो बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी तो आएगी। उन्हें उत्तर रटने के लिए कहना, रट्टाफिकेशन कभी हेल्प नहीं करेगा। प्रत्यास्वरण पर आधारित प्रश्न पूछकर, प्रत्यास्वरण पर आधारित प्रश्न का मतलब होता है
कि बस जो क्वेश्चन आंसर बच्चों को रटे रटाए हैं बच्चा वही बता दे। जैसे प्रत्याशरण पर आधारित क्वेश्चन होता है, जैसे हमने पूछ लिया भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो बच्चा अपने दिमाग में जो चीज़ याद है बस उससे उसका आंसर दे देगा फटाक से। उसे ना कुछ सोचने की ज़रूरत है, ना विचार करने की ज़रूरत है, कुछ नहीं, बस रटा रटाया आंसर दे देगा। तो ये भी गलत है, इससे बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी नहीं आएगी। उन्हें किसी समस्या के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहना, नहीं, किसी समस्या के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित न करे बच्चा, प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से हल करने का प्रयास करे, ये भी गलत है। बेस्ट ऑप्शन ये है कि उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहना, कि बालक प्रॉब्लम को हल करने के लिए एक नहीं अनेक तरीके सोचे, इससे बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप होगी। ऑप्शन ए इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ जाइए। कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए टीचर्स को किस पर ध्यान देना चाहिए? विविधता को पोषित करना है, मतलब ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अगर टीचर कक्षा में जो डाइवर्सिटी है उसको बढ़ावा देना चाहता है तो उन्हें किस बात पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? भाई कक्षा में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, आपको पता है। भिन्नता विविधता मतलब अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं। बच्चों की भाषा में विभिन्नता होती है, अलग अलग क्षमता के बच्चे होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं, उनकी सभ्यता संस्कृति अलग अलग होती है, सीखने की जो स्पीड है वो भी अलग अलग है। कोई बच्चा बहुत तेज सीखता है, कोई एवरेज है ना, कोई मंद बुद्धि वाला बच्चा है, संस्कृति अलग अलग होती है। तो ऐसी जो विविधता है उसको कैसे स्वीकार किया जाए, कैसे सबको सम्मान मिले और कैसे उसको आगे पोषित किया जाए, ठीक है। पृथक्करण करके, सबको अलग थलग करके, या फिर नामकरण करके कि ये कमज़ोर हैं, ये प्रतिभाशाली हैं, ये एवरेज हैं, ये नहीं सीख सकते, है ना, या फिर नकारात्मक भेदभाव करके, या फिर सबको समता के साथ में हम पोषित कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह के बच्चे हैं, हम उन बच्चों को क्या कर सकते हैं, जो विविधता है उसको पोषित करने के लिए टीचर्स को समता पर ध्यान देना चाहिए। समता का मतलब यहाँ पे क्या है? समता का मतलब यानी हर बच्चे को बराबरी का अवसर मिले, उसको सम्मान मिले, सीखने का बराबर वातावरण मिले। जो बालक जैसा है, जिस भी जाति धर्म समुदाय का है, उसको उसकी ज़रूरत के हिसाब से, उसकी नीड को ध्यान में रखते हुए उसकी हेल्प की जाए, ठीक है, उसकी सहायता की जाए। तो ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। समता और समानता, समानता मतलब सबको समान देख रहे हो, और समता का मतलब कि बच्चे की जरूरत को भी आपने ध्यान में रखा हुआ है। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे कि वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली विविधता की कक्षा में एक टीचर को क्या करना चाहिए? बच्चे कहाँ से आए हैं? वंचित पृष्ठभूमि से, जो बेचारे समाज से अलग थलग हो गए, जिनको समाज में बराबर सम्मान नहीं मिला, सीखने के अवसर नहीं मिले, सुविधा वंचित रह गए, तो ऐसे बच्चे हैं। टीचर को क्या करना चाहिए? सभी बच्चों को अपने अनुभवों को कक्षा में लाने से हतोत्साहित करना चाहिए? नहीं, हम बच्चों को कभी भी हतोत्साहित नहीं करेंगे, डिस्करेज नहीं करेंगे, हमेशा बच्चे को इनकरेज करेंगे। केवल प्रभावशाली समूहों के बच्चों, देखिए केवल जहाँ लग जाए वहाँ भी बहुत कंसंट्रेट होकर के आंसर देना है, क्योंकि केवल निगेटिव वर्ड है, ठीक है। केवल प्रभावशाली समूह के बच्चों को, यानी जो प्रभावशाली समूह है, एकदम कतई अमीर घर के हैं या जिनका खूब बोलबाला है, ऐसे समूह के बच्चों को अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना नहीं। हम केवल प्रभावशाली नहीं, सभी प्रकार के समूह, चाहे कोई भी बच्चा हो, सबको अपने अनुभव साझा करने का मौका देंगे, प्रोत्साहित करेंगे। ओनली लग गया, आंसर गलत, हट जाएगा ये। केवल वंचित समूह के बच्चों को आप प्रोत्साहित करेंगे कि अपने विचार साझा करो? नहीं, चाहे वंचित हो, चाहे प्रभावशाली हो, कहीं से भी आया हो, सब लोग अपने विचार साझा करो। अपने अनुभव साझा करना चाहिए और सभी बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये बात बहुत अच्छी भाई, कि जो वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली जो विविधता भरी कक्षा है, उसमें जो टीचर है वो अपने अनुभव साझा करे बच्चों के साथ में, और सभी बच्चों को, चाहे कोई वंचित समूह से आया हो, कोई प्रभावशाली समूह से, कहीं से भी आया हो, बच्चे भी अपने अनुभव साझा करें। इसलिए टीचर को क्या करना चाहिए? सबको प्रोत्साहित करना चाहिए कि बच्चे अपनी समाज, सभ्यता, संस्कृति से जो भी सीख कर के आए हैं, जो विचार अपने साथ लेकर के आए हैं, उनको क्लास में शेयर करें, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ जाइए भाई। अगला प्रश्न लीजिए, 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है गुणज वैकल्य से जुड़े विद्यार्थियों को उपयुक्त सामग्री जैसे कि हस्तकौशल वस्तुएं, गणक यंत्र और गणित के ऐप उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण। बात तो ठीक लिखी है कि भाई बच्चे को जो है, बच्चा प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे को डिस्कैलकुलिया है,
मतलब बच्चे को मैथ्स में प्रॉब्लम है। अब अगर मैथ्स में उसको प्रॉब्लम है तो आप क्या करो, बच्चे को थोड़ा हस्त कौशल युक्त वस्तुएं दे दो गिनने के लिए। उसको आपने जैसे ऐसी चीज़ें जो हस्त कौशल युक्त होती हैं, जिसको हम कहते हैं मैनिपुलेटिव्स, यानी कि जिसको बच्चा हाथ से छू करके, पकड़ करके, जोड़ करके, हिला करके, अलग अलग करके, गिन करके, बदल करके सीख सके, उन्हें कहते हैं हस्त कौशल वस्तुएं, है ना। जैसे गिनती के लिए हमने उनको कुछ ब्लॉक्स दे दिए, कुछ कंचे दे दिए, लकड़ियाँ स्ट्रॉ दे दी, या कुछ क्यूब्स दे दिए, या नंबर कार्ड्स दे दिए। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको हम लोग पेंसिल पकड़ा देते हैं, 4-5 पेंसिल, 2 पेंसिल ये हो गई, 2 ये हो गई, इनको गिनो, ऐसे। तो इस प्रकार की सामग्री बच्चों का मूर्त सामग्री पकड़ा दो, ठीक है। उससे बच्चा गिन करके, अलग अलग करके उनको समझ लेगा, ठीक है। इससे, क्योंकि बच्चे को मैथ्स में प्रॉब्लम है, अच्छी बात है। गणक यंत्र, आप बच्चे को कैलकुलेटर दे सकते हो, ये उसको हेल्प करेगा, क्योंकि बच्चे को मैथ्स में प्रॉब्लम है, गिनने में, घटाने में दिक्कत होती है, गुणा भाग में दिक्कत होती है, कैलकुलेटर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप क्या करो, गणित के ऐप उपलब्ध कराना, और बाकी जो डिजिटल चीज़ें हैं, ऐप वगैरह, वो भी उपलब्ध कराओ, अच्छी चीज़ है। डिजिटल सपोर्ट आप दे रहे हो बच्चे को, बहुत बढ़िया। चलिए, बिल्कुल ठीक बात है। स्वलीनता से जुड़े विद्यार्थी गतिशील क्रियाओं को बार बार दोहराते हैं। देखिए यहाँ पे बात हो रही है ASD की, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बच्चे की बात हो रही है, जिसको किस में दिक्कत होती है, ऐसे बालक अपने व्यवहार को बार बार रिपीट करते हैं, इनके अंदर रिपीटिव बिहेवियर की जो है कि प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये अपने व्यवहार को बार बार रिपीट करते हैं, और लोगों से कम्युनिकेशन करने में दिक्कत होती है, आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, है ना। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, ये इनको कहते हैं स्वलीनता से जुड़े, ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इनको होता है। अब ये ऑप्शन A और R दोनों सही तो हैं, लेकिन यहाँ पे R A को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, A और R दोनों सही है, लेकिन R A की सही व्याख्या यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये बात हो रही है डिस्कैलकुलिया की, यहाँ बात हो रही है ऑटिज्म की। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, सही तो दोनों हैं, लेकिन R A को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न लीजिए, समस्या समाधान की प्रक्रिया किसके द्वारा बाधित होती है। जो समस्या समाधान की प्रक्रिया है उसमें कौन सी चीज़ है जो बाधा पहुंचाएगी। अनुरूपित सोच, क्या ये समस्या समाधान में बाधा पहुंचाएगी? नहीं, ये तो समस्या समाधान में मदद करती है, क्योंकि एनालॉजिकल थिंकिंग का मतलब कि यहाँ पे बालक पुराने जो उदाहरण हैं उनसे सीख करके नई समस्या को हल कर लेता है। स्वानुभाविकता, ह्यूरिस्टिक्स, क्या ये बाधा पहुंचाएगी? देखिए, ह्यूरिस्टिक्स मतलब होता है जिनसे हम थोड़ा दिमाग की जो शॉर्टकट रणनीति होती है, स्ट्रैटेजी होती है, जिनसे हम थोड़ा जल्दी डिसीजंस लेते हैं या समस्या का हल सोच लेते हैं। यानी हमारा जहाँ पे खुद का अनुभव हो, एक अंदाज हो, और थोड़ा सामान्य ज्ञान के आधार पर तुरंत हम समाधान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो स्वानुभाविकता अच्छी चीज़ है, ये बाधा नहीं पहुँचाएगी। मतलब स्वानुभाविकता क्या बताया हमने, दिमाग के द्वारा अपनाया गया शॉर्टकट तरीका जो जल्दी डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। ये दोनों अच्छी चीज़ें हैं, बाधा नहीं पहुंचाएंगी। साधन लक्ष्य विश्लेषण, मीन्स एंड एनालिसिस, ये समस्या समाधान की एक अच्छी रणनीति है, ठीक है। इसमें व्यक्ति पहले अपने गोल को पहचानता है, ठीक है, और फिर उसके बाद कि मुझे गोल मतलब मुझे लास्ट में क्या पाना है, कहाँ तक पहुँचना है। पहले गोल को देखेगा, फिर अपनी करंट स्टेट को देखेगा कि मैं वर्तमान अभी मैं कहाँ हूँ, ठीक है, और फिर अभी मैं कहाँ हूँ और ये गोल कहाँ है। फिर इसके बीच के डिफरेंस को देखेगा, फिर इसके बीच के गैप को देखेगा कि अब क्या कमी है ना। फिर उस अंतर को कम करने के लिए छोटे छोटे स्टेप तय करेगा कि कौन सा स्टेप मुझे पहले उठाना है, कौन सा काम पहले करना है। यानी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ करके प्रॉब्लम को हल करेगा, अपने गोल तक पहुंचेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, प्रक्रियात्मक जो स्थिरता होती है, फंक्शनल फिक्सनेस, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में बाधा खड़ी करता है। इसमें जो बालक होता है वो किसी समस्या को हल करने के लिए एक ही तरीके में अटक जाता है, नए तरीके के बारे में सोच ही नहीं पाता। यही सबसे बड़ा कारण है जिससे समस्या समाधान बाधित होता है, क्योंकि यहाँ पे बालक या कोई व्यक्ति नई स्ट्रेटजी, नई रणनीति अपनाने में सक्षम ही नहीं होता। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ जाइए भाई, कि जो शिक्षक यह मानते हैं कि क्षमता निश्चित नहीं है, यानी कि हमारी जो एबिलिटी है वो फिक्स नहीं है और प्रयास करके उसे बदला जा सकता है, वे छात्रों को स्कूलों में अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित करते हैं। बात बिल्कुल ठीक है भाई। जो टीचर ये मानते हैं कि जो हमारी क्षमता है वो निश्चित नहीं है, हमारी जो योग्यता है वो क्या है, फिक्स नहीं है,
उसको मेहनत करके, प्रयास करके बढ़ाया जा सकता है। अगर हम मेहनत करें, एफर्ट करें, तो हम स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, यानी कि फिक्स्ड माइंडसेट नहीं है, ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है, तो जो टीचर ये मानते हैं कि भाई क्षमता जो है वो फिक्स्ड नहीं है, ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, यानी कि क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, प्रयास करके उसे बदला जा सकता है, तो छात्रों को स्कूलों में अपने प्रदर्शन, अपने परफॉर्मेंस में सुधार करने के लिए मोटिवेट कर रहा है टीचर। टीचर क्या कर रहा है? बच्चे को मोटिवेट कर रहा है कि बेटा तुम्हारी योग्यता स्थिर नहीं है, तुम्हारी योग्यता स्थिर नहीं है, तुम मेहनत करो, प्रयास करो, तुम इसको बदल दोगे, तुम स्किल्स डेवलप कर सकते हो, तुम ये सब्जेक्ट सीख सकते हो, तुम मैथ्स में अच्छे हो सकते हो। टीचर बच्चों को मोटिवेट करेगा, प्रेरित कर रहा है। बहुत बढ़िया बात लिखी है। फिर कहता है अभिप्रेरणा, जो मोटिवेशन है, उन विश्वासों से जुड़ी होती है जो टीचर अपने छात्रों की क्षमताओं के बारे में रखते हैं। यानी कि शिक्षक अपने छात्रों के बारे में कैसा सोचते हैं, वही सोच, वही बिलीफ सीधे छात्रों की मोटिवेशन को प्रभावित करेगा। अगर टीचर मानता है कि मेरे छात्र होशियार हैं, मेहनत करेंगे तो सीख सकते हैं, तो वो छात्र को मोटिवेट करेगा, छात्र के अंदर एक होप, एक आशा जगाएगा, है ना, और बच्चा मोटिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर टीचर सोचता है कि ये बच्चा कमज़ोर है, नहीं सीख सकता, तो बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे शिक्षक की सोच जो है वो छात्र की प्रेरणा को बदल देती है। तो इसलिए टीचर को हमेशा पॉजिटिव बिलीफ रखना चाहिए, ताकि बच्चा भी खुद पर विश्वास कर सके, मेहनत कर सके। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टीचर को ऐसा विश्वास रखना चाहिए, तो फिर ऐसा विश्वास रखना चाहिए कि बच्चे उस विश्वास से मोटिवेट हो सके। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नीचे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का समर्थन नहीं करता। मतलब इनमें से कौन सा कथन है जो सामाजिक रचनावादी यानी कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट दृष्टिकोण को समर्थित नहीं करता, समर्थन नहीं देता है। क्योंकि जो हमारा सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट दृष्टिकोण है, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट जो पर्सपेक्टिव्स है, इसमें क्या देखा जाता है? इसमें बच्चा अपने साथियों से सीख रहा होता है, एक्टिविटीज़ करता है, प्रयोग करके देखता है, बातचीत करता है, और यहाँ पे बच्चा एक एक्टिव लर्नर होता है। ठीक है, तो अब इसमें देखना यह है कि कौन सा स्टेप है जो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव्स का समर्थन नहीं करता। पहला, अपने साथियों के साथ बच्चों की बातचीत संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण स्रोत। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब बच्चा अपने साथियों से बातचीत करता है तो इससे बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, और ये वाइगोत्स्की का मेन प्रिंसिपल है। सोशल इंटरेक्शन हो रहा है ये, और वाइगोत्स्की सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं, ये पूरा सपोर्ट कर रहा है सामाजिक रचनात्मकतावाद को। ठीक है, अगला है बच्चे अपने कार्यों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। जी बिल्कुल, जहाँ बच्चा खुद एक्टिव लर्नर है और खुद एक्टिविटी करके सीख रहा है, तो ये बच्चे को क्या करेगा? उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट करेगा, बच्चे का अच्छा डेवलपमेंट करेगा। जहाँ बच्चा अपने काम से सीख रहा है, गलती कर रहा है, फिर उसी से सीख रहा है। ठीक है, शिक्षा शास्त्र में ऐसी गतिविधियां शामिल होनी चाहिए जो प्रयोग को प्रोत्साहित करें। ये भी बात बिल्कुल अच्छी है कि ऐसी एक्टिविटी शामिल करो जहां बच्चा प्रयोग करके देख पाए चीज़ों को, जहां बच्चा क्या कर पाए? प्रयोग करके देख पाए, और उसको लर्निंग बाय डूइंग का मौका मिले, खुद करने का मौका मिले। चलिए अगला पॉइंट है मूल्यांकन शिक्षण के अंत में ही किया जाना चाहिए। बस ये बात गलत है। ये जो पॉइंट है वो हमारा सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव्स को सपोर्ट नहीं करता। यानी कि मूल्यांकन कब होना चाहिए भाई? मूल्यांकन शिक्षण के दौरान होना चाहिए, जब आप क्लास में पढ़ा रहे हो। ठीक है, या हफ्ते दर हफ्ते आप टेस्ट ले सकते हैं, या मतलब शिक्षण के दौरान जब आप पढ़ा रहे हो तब भी बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि अर्थपूर्ण अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे ज्ञान को ठीक उसी तरह से पुनरुत्पादित करें जैसे उन्होंने उसे ग्रहण किया है। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत पॉइंट है हमारा, क्योंकि ये कहता है कि अर्थपूर्ण अधिगम तब होता है जब बच्चे ज्ञान को बिल्कुल उसी तरह जैसे पढ़ाया गया है वैसे ही दोहराएं, तो वो अर्थपूर्ण होता है। इसीलिए तो ये गलत है, क्योंकि मीनिंगफुल लर्निंग में क्या होता है? बच्चे समझते हैं, उसको अपने एक्सपीरियंसेस से जोड़ते हैं, है ना, ज्ञान का निर्माण करते हैं, सिर्फ रट कर के नहीं दोहराते। अगर आपने कुछ पढ़ाया है तो बच्चे उसको समझ करके फिर अपने शब्दों में अगर आपको बताएं तब तो बेहतर है ना, क्योंकि बालक फिर उसको समझ करके अपने हिसाब से आपके सामने उसको रखे,
उस जो भी आपने पढ़ाया है वो चीज़ अच्छी है, वो मीनिंगफुल हुई। ये नहीं कि जैसा आपने बिल्कुल क्वेश्चन आंसर लिखवा दिया बिल्कुल बच्चा वैसा ही रटा रटाया सुना रहा है, दैट इज नॉट मीनिंगफुल लर्निंग, वो मीनिंगफुल नहीं होगा। अधिगम बच्चों द्वारा ज्ञान को निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने और उसका पुनरुत्पादन करने की प्रक्रिया है। ये भी गलत हो गया भैया, अधिगम को निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है जिसमें बच्चा सिर्फ ज्ञान ले रहा है और रिपीट कर रहा है, ये भी गलत है। अधिगम क्या है, एक सक्रिय प्रक्रिया है, एक्टिव प्रोसेस है, जहाँ बच्चा सोचता है, खोजता है, क्वेश्चंस पूछता है, अपनी समझ बना रहा है। ठीक है, तो ये भी गलत, दोनों ही ऑप्शंस हमारे गलत हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन लीजिए, 25 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है चारू की किसी विषय में कोई अभिरुचि नहीं है, चारू को किसी भी सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वह केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ती है। वो इसलिए पढ़ रही है कि बस वो पास हो जाए, फेल ना हो किसी तरीके से। क्या वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, क्या वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित वो तब होती है जब उसका मन होता पढ़ने का, उसकी इच्छा होती है ना, वो किसी भी टॉपिक पर अपनी समझ बनाने के लिए पढ़ रही होती। ये कुछ नहीं है, अरे उसकी कोई रुचि ही नहीं है, ठीक है, बस वो पास हो जाए इसलिए पढ़ रही है, ये इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड नहीं है। असफलता स्वीकार्य विद्यार्थी है, क्या उसने असफलता को स्वीकार कर लिया है? नहीं, असफलता स्वीकार का मतलब होता है ऐसा बच्चा जो है कि असफलता को स्वीकार कर लेता है और प्रयास करना ही छोड़ देता है। ठीक है, हार मान लेता है। ऐसे बच्चों की सोच होती है कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा फेल होता हूँ, कोशिश करने से क्या ही फायदा, है ना। ये ऐसी सोच बच्चे के अंदर आ जाती है, हार को अपना स्थायी पहचान मान लेता है, बच्चा कोशिश करना बंद कर देता है। ठीक, यहाँ पे ये नहीं है, वो बस किस लिए पढ़ रही है, उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ रही है। महारत उन्मुख विद्यार्थी नहीं, महारत उन्मुख भी नहीं है, क्योंकि महारत उन्मुख मतलब होता है बच्चा खुद को बेहतर बनाने के लिए पढ़ता है, सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ बनाने के लिए पढ़ता है, उसमें मास्टरी हासिल करने के लिए पढ़ता है, गहराई से सीखना चाहता है, स्किल्स को डेवलप करना चाहता है, लेकिन ऐसा चारू कुछ नहीं कर रही है। असफलता परिहार विद्यार्थी है, बस फेलर से डर रही है कि बस कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ रही है, यानी कि फेल होने से बचने के लिए। यानी कि यहाँ पे बालक जो है, ऐसे बालक की सोच ये होती है कि मैं जो है बस फेल ना हो जाऊं। यहाँ पे बालक असफलता से बहुत डरता है। ठीक है, यहाँ बालक इस डर से काम करता है कि कहीं वो फेल ना हो जाए। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ जाइए भाई। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सी कार्यनीति अधिगम के लिए एक प्रभावी कार्यनीति नहीं है? कौन है जो नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए इफेक्टिव कौन नहीं है? क्या अर्थहीन अनुवाचन ये इफेक्टिव नहीं है? या अपने किसी साथी को समझाना, खुद से एक प्रश्न पूछना, अवधारणा मानचित्र बनाना? देखिए, जो मीनिंगलेस रिसाइटेशन है ये हमारे अधिगम के लिए प्रभावी कार्यनीति नहीं है, हमारी लर्निंग को इम्प्रूव नहीं करेगा ये, क्योंकि इसमें आप बस बिना समझे पढ़े जा रहे हो, रटे जा रहे हो, है ना। इससे ना तो आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ना तो लंबे समय तक आप उसको याद रख पाएंगे। इसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि पहले ही लिखा है मीनिंगलेस, कोई अर्थ है नहीं, बस आप उसको रटे जा रहे हो। ये कोई प्रभाव नहीं डालती, निगेटिव प्रभाव डालती है। अपने किसी साथी को समझा रहे हो, ये आपका मीनिंगफुल है, बहुत अच्छी बात है कि पहले आपने उसको समझा, अब आप किसी साथी को समझा रहे हो, इससे क्या होगा, आपकी समझ और गहरी हो जाएगी, है ना। खुद से आप प्रश्न पूछ रहे हो, सेल्फ क्वेश्चनिंग, अच्छी बात है। अवधारणा मानचित्र आप बना रहे हो, इससे भी आपकी समझ गहरी होती है कि आप क्या कर रहे हो, कॉन्सेप्ट मैपिंग कर रहे हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ये होती कॉन्सेप्ट मैपिंग। इस तरीके से पॉइंट यहाँ लिखा, उससे रिलेटेड पॉइंट यहाँ लिखा, फिर अब इसका रिलेटेड यहाँ पे लिखा, ऐसे आप सभी टॉपिक्स को आपस में जोड़ जोड़ के समझ रहे हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट मैपिंग। प्रश्न हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 27 नंबर क्वेश्चन कहता है, मध्य विद्यालय की कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए? वातावरण कैसा हो भाई? वातावरण होना चाहिए हमारा क्या सहयोगात्मक और सकारात्मक होना चाहिए, कंपटीशन वाला होना चाहिए, रट्टाफिकेशन पर जोर हो, या जहाँ बच्चा डर और तनाव महसूस करे? तो भाई हमारे क्लास का वातावरण सहयोगात्मक और सकारात्मक होना चाहिए, जहाँ बच्चे सबका एक दूसरे का सहयोग करके सीखें, मिल करके सीखें, ग्रुप में एक्टिविटीज़ करके सीखें, वो वातावरण होना चाहिए। ना तो कंपटीशन को बढ़ावा, ना रट्टाफिकेशन, ना तो भय और तनाव को हम महत्व देने वाले हैं। 28 नंबर क्वेश्चन लीजिए, कहता है नई शिक्षा नीति 2020 जैसी समकालीन नीतियाँ सीखने के किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती हैं?
शिक्षक केंद्रित पर जोर है, या एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर जोर है, बिहेवियरिस्ट पर जोर है, या पाठ्यपुस्तक केंद्रित गतिविधि पर जोर है? किस पर जोर है भाई? तो NEP 2020 कहती है कि बच्चे आपकी लर्निंग कैसी होनी चाहिए? अनुभवात्मक होनी चाहिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए, जहां बच्चा करके सीखता है, अनुभव से सीखता है और चीज़ों को अपनी रियल लाइफ से जोड़ करके समझता है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए जहां बच्चा करके सीखे, बच्चे को करके सीखने का मौका मिले, है ना। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, रियल लाइफ बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, प्रैक्टिकल लर्निंग होनी चाहिए। ठीक है, इस पर जोर है। टीचर सेंटर्ड नहीं कि जहां टीचर ही बोले बस बच्चे सुनते रहें, व्यवहारवादी तो बस इनाम और दंड की बात करेंगे। पाठ्यपुस्तक केंद्रित नहीं कि सिर्फ किताबों को ही सेंटर में रखो, नहीं, बच्चे के हिसाब से चीज़ें चलनी चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ जाइए। प्रश्न कहता है बच्चों को नई अवधारणाओं के परिचय का क्रम क्या होना चाहिए? देखिए, बच्चों को अगर आप कुछ समझा रहे हो, सिखा रहे हो, तो आप कैसे चलोगे? वैश्विक से स्थानीय की तरफ, कि पहले विश्व की चीज़ें बताओगे, फिर जो उसकी लोकल चीज़ें, फिर उसके बारे में बताओगे? नहीं, हम बच्चों को लोकल टू ग्लोबल लेके चलेंगे। पहले उसके आसपास की चीज़ों से परिचित कराएंगे, है ना, फिर उसके बाद ग्लोबल लेवल पर लेके चलेंगे। पहले आसपास की, फिर उसके स्टेट की, फिर उसके कंट्री की, फिर पूरा ग्लोबल की बात करेंगे। तो लोकल टू ग्लोबल जाएंगे हम, ग्लोबल टू लोकल नहीं आएंगे। अमूर्त से ठोस नहीं, हम हमेशा ठोस से अमूर्त की तरफ जाएंगे। पहले बच्चों को ठोस चीज़ों से समझाएंगे, फिर उसको अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की तरफ, जो अमूर्त चीज़ें हैं, वहाँ तक लेकर के जाएंगे। अनुप्रयोग से संकल्पनात्मक समझ, जब बच्चा किसी विषय या किसी कॉन्सेप्ट को केवल पढ़ करके नहीं, बल्कि उसे अपनी रियल लाइफ में यूज़ करके, अप्लाई करके समझता है, यानी जहाँ कॉन्सेप्ट है, अनुप्रयोग है, इससे क्या होगा? गहरी समझ बनेगी। ठीक है, ये हमारा जो थॉट है सही है, लेकिन ये अवधारणाओं के परिचय का क्रम जो है, क्रम नहीं बताता है। ठीक है, अनुप्रयोग से संकल्पनात्मक समझ मतलब जब बच्चा चीज़ों को करके, उपयोग करके, रियल लाइफ में अप्लाई करके सीखता है, तो उसकी जो संकल्पनात्मक समझ है, जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो बेहतर होती है, स्थायी भी होती है। ये बात तो ठीक है, लेकिन जो परिचय का क्रम है वो नहीं है। ये परिचित से अपरिचित की तरफ, हाँ ये बात सही है। जो भी हम बच्चों को सिखा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, वो जो चीज़ें उसको पता है वहाँ से हम शुरू करेंगे, और जो नहीं पता है वहाँ तक लेकर के जाएंगे, यानी कि हम ज्ञात से अज्ञात की तरफ लेकर के जाएंगे। ठीक है, जो चीज़ें बच्चे को पता है वहाँ से शुरू करके, जो नहीं पता है वहाँ पे ख़त्म करेंगे। ज्ञात से अज्ञात यानी परिचित से अपरिचित की तरफ लेकर के जाएंगे। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, आज का लास्ट प्रश्न कहता है विद्यालय में विद्यार्थियों का अर्थपूर्ण अधिगम डैश से नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और डैश से सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। कैसे? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन दो बातें पूछ रहा है। एक तो कह रहा है किससे अर्थपूर्ण अधिगम को नुकसान पहुंचता है, किससे अर्थपूर्ण अधिगम को नुकसान पहुंच रहा है, और दूसरा पूछ रहा है कि किससे अर्थपूर्ण अधिगम बढ़ता है, यानी सकारात्मक प्रभाव किससे पड़ता है। बहिष्कार प्रथाओं से, जी, ऐसी प्रथाएं जो बहिष्करण है, जो बाहर करने का प्रोसेस, जिसमें है बच्चों को अलग थलग करने का प्रोसेस है, लेबलिंग करते हैं, बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं, कमज़ोर बच्चों को बाहर कर देना, इससे हमारी लर्निंग पर क्या होता है? नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस पर बहिष्करण प्रथाओं से, इसमें भी बहिष्करण है, इसमें भी बहिष्करण है। ठीक है, और क्या है? डैश से सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बात ठीक है। अगर शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र है, जहाँ पे बच्चा एक्टिव लर्नर है, बच्चा सेंटर में है, बच्चे की रुचि, क्षमता, योग्यता के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, वो बच्चे के लर्निंग के लिए बेहतर है, अच्छी बात है। परीक्षा उन्मुख शिक्षा शास्त्र नहीं होना चाहिए, जहाँ सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम को ध्यान में रखा जाए, ये नहीं, ये गलत है। बेस्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। बहिष्करण प्रथाओं से क्या होता है? जो हमारी लर्निंग है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और शिक्षार्थी केंद्रित से हमारी लर्निंग पर, बच्चे की लर्निंग पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे की ज़रूरत को, उसकी रुचि, क्षमता, योग्यता, आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है। अच्छा, समावेशी प्रथाओं से जो है नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा नहीं। ठीक है, इसलिए ये दोनों ही कट जाते हैं, बाकी आगे की बात ही नहीं करेंगे जब पहले ही कट गया तो। बेस्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाता है। कैसी रही आज की क्लास? कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।